वेलकम बैक टू मूवी सीक्रेट रीकैप। फिल्म की शुरुआत होती है डॉल्टन रसल नाम के आदमी से, जो एक छोटे से सेल में बैठा हुआ है। वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि उसने अभी-अभी दुनिया का सबसे परफेक्ट बैंक रॉबरी किया है। और फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि ये रॉबरी कैसे हुई। न्यूयॉर्क में कुछ मास्क्ड रॉबर्स पेंटर कवरऑल्स पहनकर एक वैन से मैनहट्टन ट्रस्ट बैंक के बाहर पहुंचते हैं। बाहर से लगता है कि वो पेंटिंग सप्लाईज लेकर आए हैं, लेकिन असल में उनका मकसद रॉबरी है। डॉल्टन बैंक के अंदर घुसकर 2 हाई इंटेंसिटी फ्लैशलाइट्स निकालता है और उन्हें सिक्योरिटी कैमरास पर पॉइंट कर देता है ताकि वो टेम्पररीली ब्लाइंड हो जाएं। इसके बाद वो एक गार्ड पर गन तान देता है और बाकी रॉबर्स भी अंदर घुसकर स्मोक बॉम्ब्स फेंकते हैं और लोगों को कंट्रोल कर लेते हैं। उसी वक्त बाहर से गुजर रहे NYPD ऑफिसर सर्जन कॉलिंस बैंक के दरवाजे से धुआं निकलते हुए देखता है। जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि लॉक हो चुका है। वो तुरंत पुलिस डिस्पैच को इन्फॉर्म करता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव कीथ फ्रेजियर अपनी गर्लफ्रेंड सिल्विया से फोन पर बात कर रहा है। सिल्विया पुलिस स्टेशन में डेस्क ऑफिसर है। फ्रेजियर करप्शन इन्वेस्टिगेशन की वजह से टेंशन में है। उस पर आरोप लगाया गया है कि उसने ड्रग डीलर के पैसों में हेराफेरी की है। इस फॉल्स चार्ज की वजह से उसकी प्रमोशन अटक गई है। इसी बीच उसे उसके बॉस कैप्टन कॉफलिन बुलाते हैं और बताते हैं कि मैनहट्टन ट्रस्ट बैंक में चल रहे हॉस्टेज सिचुएशन की इन्वेस्टिगेशन अब फ्रेजिया और उसके पार्टनर को हैंडल करनी होगी। दोनों इस केस को लेने के लिए तुरंत निकल पड़ते हैं। बैंक के बाहर पुलिस की पूरी फोर्स इकट्ठा हो चुकी है। पेट्रोल ऑफिसर्स, ESU यानी इमरजेंसी सर्विस यूनिट और मोबाइल कमांड सेंटर सब डिप्लॉय हो चुके हैं। न्यूज़ बैंक के फाउंडर आर्थर केस तक भी पहुंच चुकी है। फ्रेजियर साइट पर पहुंचकर सर्जेंट कॉलिन से मिलता है और सिचुएशन समझता है। उधर बैंक के अंदर रॉबर्स ने सारे हॉस्टेजेस को नीचे वॉल्ट एरिया में ले जाकर कंट्रोल कर लिया है। डॉल्टन अनाउंस करता है कि सबको अपने सेलफोन्स और कीज देनी होंगी। फिर अपनी साथी फीमेल रॉबर स्टीवी से कहता है कि वो एम्प्लॉइज और कस्टमर्स को अलग करे और सबको अपने कपड़े उतारने को कहे। इसके बाद वो सबको पेंटर सूट्स, मास्क्स और डार्क ग्लासेस देता है। अब हॉस्टेजेस और रॉबर्स में फर्क करना नामुमकिन हो जाता है। पुलिस बाहर से सिचुएशन मॉनिटर कर रही है। फ्रीजिया और मिचेल ESU कैप्टन जॉन डारियस से मिलते हैं और प्लान बनाते हैं कि जब तक ब्रीफिंग रेडी नहीं होती वो पास के डाइनर में वेट करेंगे। बैंक के अंदर अचानक एक हॉस्टेज की तबीयत बिगड़ जाती है। वो अनकंट्रोलेबली खांसने लगता है। डॉल्टन उसे पकड़कर बाहर भेज देता है। पुलिस कंफ्यूज हो जाती है कि ये रॉबर है या हॉस्टेज, इसलिए प्रिकॉशन लेते हुए उसे हैंडकफ कर ले जाते हैं। मूवी अब बीच-बीच में रॉबरी के बाद का समय भी दिखाने लगती है, जहां फ्रेजिया और मिचेल हॉस्टेजेस से पूछताछ कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कौन रॉबर था और कौन असली विक्टिम। इसी बीच डॉल्टन और उसका साथी वॉल्ट और सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस के पास से होते हुए एक स्टोर रूम में पहुंचते हैं। दूसरे सीन में मैनहट्टन में एक हाई पावर फिक्सर मैडलिन वाइट दिखाई जाती है, जो उसामा बिन लादेन के नेफ्यू से डील कर रही है। तभी उसकी असिस्टेंट आती है और बताती है कि बैंक के फाउंडर आर्थर केस फोन पर हैं। वाइट कॉल लेती है और केस उससे कहता है कि उसे एक छोटे से प्रॉब्लम के लिए ऐसे इंसान की जरूरत है जो स्पेशल स्किल्स और एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन के साथ काम कर सके। वाइट कॉन्फिडेंटली कहती है कि ये काम उसी के बस का है। मूवी फिर से रॉबरी के आफ्टरमैथ पर जाती है, जहां फ्रेजिया और मिचेल एक यंग आदमी से पूछताछ करते हैं। वो बताता है कि रॉबर्स आपस में एक दूसरे को स्टीवन, स्टीव, स्टीओ और स्टीवी जैसे नामों से पुकारते थे। प्रेजेंट टाइमलाइन में वाइट और आर्थर केस रिवर फ्रंट पर वॉक करते हुए बात कर रहे हैं कि केस को असल में किस प्रॉब्लम के लिए उसकी मदद चाहिए। आर्थर केस बताता है कि उसके फैमिली एयरलूम्स मैनहट्टन ट्रस्ट बैंक की सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में रखे हैं और वही बैंक इस वक्त रॉबर्स ने होल्ड कर रखा है। बैंक के बाहर मोबाइल कमांड सेंटर में डिटेक्टिव्स को पता चलता है कि डॉल्टन ने बैंक के कैमरास को इंफ्रारेड लाइट से ब्लाइंड कर दिया था, जिसकी वजह से रॉबरी की फुटेज मिलना मुश्किल है। कुछ देर बाद रॉबर्स एक और हॉस्टेज को बाहर छोड़ते हैं। उस हॉस्टेज के हाथ पीछे बंधे होते हैं और उसके सीने पर एक केस टंगा हुआ होता है। हॉस्टेज बताता है कि उसका नाम विक्रम वालिया है और वो बैंक एम्प्लॉय है। दूसरी तरफ मैनहट्टन में मैडलिन वाइट मेयर से मिलती है और उसे कहती है कि वो हॉस्टेज सिचुएशन में जा रही है और उसे पूरी अथॉरिटी और रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए। वाइट की इन्फ्लुएंस इतनी स्ट्रांग है कि मेयर बिना सवाल उसके लिए रास्ता साफ कर देता है। कमांड सेंटर में जब फ्रेजिया केस खोलता है तो पता चलता है कि वो खाली है, लेकिन अंदर एक लिखी हुई डिमांड होती है। रॉबर्स 2 बसेस और एक फुल्ली फ्यूल्ड प्लेन चाहते हैं। साथ ही वार्निंग देते हैं कि अगर डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो हर घंटे टीवी कैमरास के सामने एक हॉस्टेज को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा।
फ्रेजियर साफ कह देता है कि इनको तो कॉफी का कप भी नहीं मिलेगा जब तक वो हमसे डायरेक्टली बात नहीं करते। इसी बीच डॉल्टन खुद बाहर आता है और कॉप्स को एक पेपर देता है जिसमें लिखा होता है कि हॉस्टेजेस को खाने के लिए फूड डिलीवर किया जाए। पुलिस डिसाइड करती है कि पिज्जा भेजा जाए क्योंकि पिज्जा बॉक्सेस में वो ट्रांसमिटर्स छुपाकर हॉस्टेजेस और रॉबर्स की बातचीत सुन सकते हैं। बैंक के अंदर एक हॉस्टेज पेशेंस खो देता है और मास्क उतारकर बाकी हॉस्टेजेस से बहस करने लगता है। डॉल्टन तुरंत वहां पहुंचकर उसे एंकल से पकड़कर स्टोर रूम तक घसीटता है और उसे पंच मारकर बेहोश कर देता है। फिर पिज्जास डिलीवर होते हैं। हिडन ट्रांसमिटर्स की मदद से कमांड सेंटर के लोग बैंक के अंदर की आवाजें सुन पाते हैं, लेकिन उनकी हैरानी तब बढ़ती है जब ऑडियो में एक फॉरेन लैंग्वेज सुनाई देती है। बैंक के अंदर स्टीवी अपना प्लान शुरू करती है। वो अपनी गन उतारकर एक साइड रख देती है, ग्लव्स और शेड्स उतारती है और एक आई मास्क पहन लेती है जो हॉस्टेजेस के जैसा है। फिर वो जोर जोर से रोने का ड्रामा करती है ताकि हॉस्टेजेस और कॉप्स उसे उनमें से एक समझें। स्टीव उसे रफ तरीके से पुश करके हॉस्टेजेस के बीच बिठा देता है। इसके बाद वो एक और फीमेल हॉस्टेज जो स्टीवी की हाइट की है उसे उठाकर दूसरी रूम में ले जाता है। इस तरह कंफ्यूजन और बढ़ जाती है। अब स्टीवी स्टोर रूम में काम करती दिखती है, लेकिन देखने में वो उसी फीमेल हॉस्टेज जैसी लग रही है जो पहले रफ तरीके से ले जाई गई थी। डॉल्टन और स्टीवी बैंक के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स रूम में पहुंचते हैं। वो ध्यान से एक बॉक्स खोलते हैं और उसमें से आर्थर केस के नाम वाला एनवेलप निकालते हैं। अंदर लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उनके नीचे कई ब्लैक वेलवेट पाउचेस और एक रेड ज्वेलरी बॉक्स रखा होता है। इसी दौरान मैडलिन वाइट मेयर के साथ बैंक के पास पहुंच जाती है और फ्रेजियर को मीटिंग के लिए बुलाती है। वो चाहती है कि रॉबर्ट से डायरेक्टली कांटेक्ट किया जाए। फ्रेजियर शुरू में स्केप्टिकल रहता है, लेकिन आखिरकार मान जाता है और डॉल्टन से फोन पर बात करता है। डॉल्टन क्लियर वार्निंग देता है, हॉस्टेजेस की जान दांव पर है और अगर उनकी डिमांड्स पूरी नहीं की गई तो अंजाम बहुत खतरनाक होगा। मूवी अब फास्ट फॉरवर्ड होकर रॉबरी के बाद के सीन्स में पहुंचती है। फ्रेजिया और मिचेल एक हॉस्टेज से इंटेरोगेशन कर रहे होते हैं, लेकिन ऑडियंस को साफ पता है कि वो हॉस्टेज असल में स्टीव है, बस डिटेक्टिव्स को ये बात मालूम नहीं। स्टीव अपना नाम केनेथ डीरन बताता है। रॉबरी के दौरान बैंक के अंदर हॉस्टेजेस वक्त काटने के लिए आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी जिसका नाम चामे है बताता है कि वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में क्रिमिनल लॉ पढ़ाता है। उसके कोर्सेज में जेनोसाइड, स्लेव लेबर और वॉर रेपरेशन शामिल हैं। वो पहले एक अटर्नी भी रह चुका है। बाहर कमांड सेंटर में फ्रेजिया की मुलाकात फिर से मैडलिन वाइट से होती है। फ्रेजिया डॉल्टन से कांटेक्ट करता है ताकि वाइट उससे डायरेक्टली बात कर सके। वाइट डॉल्टन को कहती है कि अगर उसे अलाउ किया जाए तो वो कुछ स्पेशल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के बदले उसे हेल्प कर सकती है और उसे वो चीज दिला सकती है जिसके लिए वो आया है। डॉल्टन पूछता है कि क्या वो बैंक एम्प्लॉई है या पुलिस ऑफिसर, और जब वाइट साफ मना कर देती है तो वो उसे अंदर बुलाने के लिए तैयार हो जाता है। फ्रेजिया और दो ऑफिसर्स वाइट को बैंक के डोर्स तक एस्कॉर्ट करते हैं। इनसाइड द बैंक वाइट डॉल्टन को अपना डील बताती है। अगर वो अभी सरेंडर कर देता है तो उसे मिनिमम प्रिजन सेंटेंस मिलेगी और रिलीज होने के बाद उसके लिए $2 मिलियन सेफ जगह पर रेडी होंगे। डॉल्टन सरप्राइजिंगली इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। इसके बदले वो वाइट से पूछता है कि आखिर वो किस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने आई है। फिर डॉल्टन उसे एक कहानी सुनाता है, एक अमेरिकन आदमी की जो WW2 के दौरान स्विस बैंक में क्लर्क था। उसने नाजीज के साथ मिलकर अपना फायदा उठाया जब लोग बंदूक की नोक पर अपनी सारी चीजें खो रहे थे। बाद में उसी डर्टी मनी से उसने न्यूयॉर्क में बैंक खोला। डॉल्टन साफ कर देता है कि ये कहानी आर्थर केस के बारे में है। फिर वो वाइट को वो लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाता है जो उसने डिपॉजिट बॉक्स से निकाले थे, वही पेपर्स जो वाइट ढूंढ रही थी। डॉल्टन कहता है कि अब ये उसके पास लेवरेज की तरह रहेंगे। अगर कभी उसे अरेस्ट किया गया और ट्रायल में डाला गया तो केस और वाइट को अपनी पूरी ताकत और रिसोर्सेज लगाकर उसे बचाना होगा। बाहर आने के बाद फ्रेजिया वाइट को डॉल्टन से हुई बातों का अपडेट देता है। वाइट मानती है कि डॉल्टन किसी हॉस्टेज को हर्ट नहीं करेगा, लेकिन फ्रेजियर को उस पर भरोसा नहीं। सीन शिफ्ट होता है एक और पोस्ट रॉबरी इंटेरोगेशन की तरफ। यहाँ खुलासा होता है कि पेल्स, वो हॉस्टेज जिसने मास्क उतारकर बगावत की थी और डॉल्टन से पंच खाया था, असल में स्टीओ है। यानी तीनों स्टीवंस, स्टीव, स्टीओ और स्टीवी हॉस्टेजेस के रूप में एक्ट कर रहे थे। सब ने किसी ना किसी पॉइंट पर ड्रामा क्रिएट किया ताकि वो दूसरों में घुल मिलकर असली हॉस्टेजेस जैसे दिखें। फ्रेजिया और मिचेल स्टीवी से भी इंटेरोगेशन करते हैं, लेकिन वो भी इतना कन्विंसिंगली एक्ट करती है कि डिटेक्टिव्स उसे बाकी हॉस्टेजेस से अलग नहीं पहचान पाते। फ्रेजिया अब स्ट्रांगली बिलीव करता है कि डॉल्टन बस स्टॉलिंग कर रहा है। वो डॉल्टन को ब्लफ करता है कि डिमांड किया गया प्लेन रेडी है, लेकिन उसे पर्सनली आकर दिखाना होगा कि हॉस्टेजेस सेफ हैं और उनमें से कोई मारा नहीं गया। डॉल्टन इस ब्लफ को मान लेता है। इसके बाद फ्रेजियर को बैंक के अंदर लाया जाता है, जहां डॉल्टन उसे अलग अलग कनेक्टिंग ऑफिसेस से होकर वॉक कराता है।
बैंक के अंदर सारे हॉस्टेजेस मास्क और पेंटर वाले सूट्स पहने बैठे होते हैं, बिल्कुल डॉल्टन और उसके साथियों की तरह। जब फ्रेजियर एग्जिट डोर के पास पहुंचता है तो वो डॉल्टन को हैंडशेक ऑफर करता है। असल में ये हैंडशेक एक प्लॉय होता है। फ्रेजियर चाहता है कि डॉल्टन थोड़ा ऑफ गार्ड हो जाए ताकि वो उसे पकड़ सके। फ्रेजियर झट से डॉल्टन को पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। लेकिन उसी वक्त स्टीओ पीछे से अपनी राइफल फ्रेजियर की पीठ में दबा देता है। मजबूरन फ्रेजियर को बाहर धकेल दिया जाता है, जहां मिचेल उसका इंतजार कर रहा होता है। फ्रेजियर कमांड सेंटर में वापस आकर डेरियस को ब्रीफ करता है। तभी अचानक फुटेज में दिखता है कि डॉल्टन और उसके लोग एक हॉस्टेज को मार देते हैं। ये देखकर फ्रेजियर और बाकी एजेंट्स हिल जाते हैं। कैप्टन कॉफलिन और डेरियस अब बैंक की ब्लूप्रिंट्स निकालकर बाकी ऑफिसर्स के साथ प्लानिंग करने लगते हैं कि बैंक पर धावा बोला जाए। प्लान ये होता है कि रबर बुलेट्स यूज की जाएंगी ताकि हॉस्टेजेस की जान न जाए। लेकिन अगले दिन फ्रेजियर को अचानक समझ आता है कि विक्रम के साथ भेजा गया जो मेटल केस था उसमें एक्चुअली ट्रांसमीटर लगा हुआ था। यानी डॉल्टन ने शुरू से ही पुलिस को बग किया हुआ था और उसे उनकी पूरी प्लानिंग की खबर थी। फ्रेजियर तुरंत माइक उठाकर डेरियस को वार्न करता है, लेकिन डेरियस मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि अब बैंक पर हमला जरूर होगा। बैंक के अंदर डॉल्टन तीनों स्टीवेंस को अलर्ट कर देता है। वो स्मोक ग्रेनेड्स छोड़ते हैं और सारे हॉस्टेजेस को हॉलवे में ले आते हैं। पुलिस बैंक पर धावा बोलने ही वाले होते हैं कि अचानक मेन डोर ब्लास्ट होकर खुल जाता है। पेंटर आउटफिट्स पहने लोग बाहर भागने लगते हैं और चिल्लाते हैं कि पुलिस उन पर गोली न चलाए। लेकिन कुछ ऑफिसर्स रबर बुलेट से फायरिंग शुरू कर देते हैं, जब तक कि कैप्टन डेरियस उन्हें रोकता नहीं। सारे हॉस्टेजेस को जमीन पर लिटाकर कफ्स पहना दिए जाते हैं और उनके मास्क्स उतार दिए जाते हैं। इसके बाद ईएसयू ऑफिसर्स और डिटेक्टिव्स बैंक के अंदर घुसते हैं और रूम बाय रूम स्वीप शुरू करते हैं। एविडेंस मिलते ही साफ हो जाता है कि फ्रेजियर की बात सही थी। ये कोई ऑर्डिनरी रॉबरी नहीं थी। बैंक का एक भी पैसा चोरी नहीं हुआ। स्टीवेंस के राइफल्स असली नहीं बल्कि टॉयज थे। विमेन्स बाथरूम में उन्हें वो वाइट सैक मिलता है जिसमें अलेजेडली किसी हॉस्टेज का सर ढककर उसे एग्जीक्यूट किया गया था। उसमें हिडन रेड डाई का इंजेक्टर ट्यूब था, मतलब एग्जीक्यूशन सीन पूरा स्टेज्ड था, असल में किसी को मारा ही नहीं गया। बाहर सारे हॉस्टेजेस को स्टेशन ले जाकर इंडिविजुअली इंटेरोगेट किया जाता है। हर किसी का नाम लिया जाता है, फोटोग्राफ ली जाती है और फिर उन्हें बसेस पर भेज दिया जाता है। स्टीवी अपना असली नाम बताती है वैलेरी कीपसेक और वो प्रोफेसर हॉस्टेज अपना नाम देता है चैमी। कुछ देर बाद फ्रेजियर और कॉफलिन कॉन्फ्रेंस रूम में मिलते हैं। फ्रेजियर बताता है कि पूरी रॉबरी कितनी फ्लॉलेस और ब्रिलियंटली प्लान की गई थी। हर हॉस्टेज को फोटोग्राफ दिखाकर पूछा गया कि किसी को अलग नोटिस किया हो, लेकिन हर हॉस्टेज के पास किसी न किसी एलिबाई जैसा स्टेटमेंट था। कॉफलिन फ्रेजियर से कहता है कि इस केस को अब बरी कर दो। फ्रेजियर जैसे ही उठकर जाने लगता है, कॉफलिन कैजुअली ऐड करता है कि वो मिसिंग मनी जिसका ब्लेम फ्रेजियर पर लगाया गया था अब मिल चुका है और उस पर से सारे चार्जेस हट गए हैं। फ्रेजियर ये सुनकर सरप्राइज हो जाता है, लेकिन पूरी तरह खुश भी नहीं दिखता। ऑफिस पहुंचने पर फ्रेजियर को एक और शॉकिंग डिटेल मिलती है। सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स 392 रिकॉर्ड्स में कहीं लिस्टेड ही नहीं है। यानी वही बॉक्स जिसमें से डॉल्टन और उसकी टीम ने आर्थर केस के डॉक्यूमेंट्स निकाले थे। फ्रेजियर जैकेट उठाकर मिचेल से कहता है कि उसके साथ चलो। वो कोर्ट हाउस जाता है, जहां उसकी मुलाकात फिर से मैडलिन वाइट से होती है। वाइट उसे कन्फ्रंट करती है और याद दिलाती है कि उसे केस बरी करने के लिए कहा गया था। साथ ही उनके बीच हुई अरेंजमेंट की भी बात छेड़ती है। वाइट और फ्रेजियर के बीच हुई अरेंजमेंट दरअसल ये होती है कि अगर फ्रेजियर केस को बरी कर देता है तो उसे डिटेक्टिव अपर ग्रेड में प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन फ्रेजियर अपना ट्रम्प कार्ड निकालता है, एक सिंपल सी राइटिंग पेन जिसके अंदर हिडन रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा हुआ था। फ्रेजियर वो रिकॉर्डिंग प्ले करता है जो उसने उस वक्त सीक्रेटली कैप्चर की थी जब वो एसयूवी में वाइट और मेयर के साथ बैठा था। पेन उसकी कोट की पॉकेट में थी और रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई देता है कि मेयर उसे ऑर्डर दे रहा है कि वाइट को रॉबरी से जुड़ी हर चीज दे दो, वरना तुम्हारा करियर खत्म, चाहे ड्रग मनी एम्बेजलमेंट में फ्रेजियर गिल्टी हो या ना हो। फ्रेजियर वाइट से आर्थर केस के बारे में सवाल करता है। उसे पूरा यकीन है कि केस कुछ बड़ा छुपा रहा है। वाइट फिर से उसे कहती है कि इस मामले से दूर रहो, लेकिन फ्रेजियर बिना जवाब दिए वहां से निकल जाता है। अगले सीन में वाइट बेखौफ होकर एक एक्सक्लूसिव मेंस क्लब पहुंचती है और केस का सामना करती है। वो साफ बोल देती है कि रॉबर्स सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के लिए नहीं आए थे। केस की सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में और भी कीमती चीजें छुपी थीं।
आखिरकार केस मान जाता है और बताता है कि उसके पास नाजीज की दी हुई डायमंड्स थीं और साथ ही एक बेहद रेयर कार्टियर रिंग जो एक अमीर पेरिशियन जूइश बैंकर और उसके परिवार की थी। केस उन्हें बचा सकता था, लेकिन उसने नाजीज से रिश्वत ली और उस फैमिली को बिट्रे कर दिया। केस वाइट को उसकी सर्विसेज के बदले चेक लिखकर दे देता है। फिल्म अब वापस डॉल्टन के ओपनिंग मोनोलॉग पर लौटती है। डॉल्टन अपने सेल में बैठा है, हाथ में एक ब्लैक वेलवेट पाउच है जिसमें डायमंड्स रखे हैं। वो अपने पास रखी कुछ चीजें उठाता है, सेल की 2 छोटी लाइट्स ऑफ करता है और फिर पीछे की वॉल को धक्का देता है। यहीं रिवील होता है कि डॉल्टन कभी किसी असली जेल सेल में था ही नहीं। वो बैंक के सप्लाई रूम में एक फॉल्स वॉल के पीछे छुपा हुआ था। वहां उसके पास इतना सामान था कि वो आराम से कई दिन तक हाइड कर सके जब तक रॉबरी का शोर सेटल ना हो जाए। अब डॉल्टन आराम से बाहर निकलता है और बैंक के पब्लिक एरिया में आ जाता है। सामने वाली गाड़ी में केनेथ, वैलेरी और डेरियस बैठे होते हैं, उनके साथ चैमी भी है। अब पता चलता है कि वो भी शुरू से डॉल्टन के साथ था और मास्टरमाइंड में शामिल था। डॉल्टन बैंक से निकलते हुए फ्रेजियर और मिचेल से टकरा भी जाता है, लेकिन ऐसे एक्ट करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फ्रेजियर को जरा भी शक नहीं होता। डॉल्टन फिर आराम से बाहर निकलकर एसयूवी में बैठ जाता है, जहां वैलेरी उसे किस करती है और केनेथ, डेरियस और चैमी उसे हैंडशेक देते हैं। चैमी पूछता है कि रिंग कहां है। डॉल्टन कहता है कि उसने वो सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में छोड़ दी है और ये भी कहता है कि रिंग अब सही हाथों में है। बैंक के अंदर फ्रेजियर और मिचेल बॉक्स 392 इंस्पेक्ट करते हैं। उन्हें वहां से एक अधूरी पैकिंग वाली जूसी फ्रूट गम की स्ट्रिप मिलती है, लेकिन साथ ही एक ज्वेलरी बॉक्स भी मिलता है जिसमें सोने और हीरे से जड़ी एक बेहतरीन रिंग रखी होती है। वहां एक छोटा सा स्क्रैप पेपर भी है जिस पर लिखा है फॉलो द रिंग। इसके बाद डिटेक्टिव्स केस से उसके ऑफिस में मिलने जाते हैं। फ्रेजियर उसे साफ बता देता है कि उसे सब पता चल चुका है। केस ने वाइट को हायर किया था ताकि फ्रेजियर को कंट्रोल किया जा सके और खुद केस की असलियत एक वॉर क्रिमिनल की है। फ्रेजियर रिंग दिखाते हुए कहता है कि वो अब इस केस को रिंग के थ्रू फॉलो करेगा। अगले सीन में फ्रेजियर एक एक्सक्लूसिव डाइनर में जाता है जहां मेयर और वाइट साथ लंच कर रहे होते हैं। फ्रेजियर वाइट को वो पेन दे देता है जिसमें इनक्रिमिनेटिंग रिकॉर्डिंग थी। अब वो लेवरेज उसके काम नहीं आएगा। शाम को फ्रेजियर घर लौटता है। वो अपना गन, शील्ड और प्रमोशन का प्लैक रखता है। प्रमोशन उसे वाइट की पावर और इन्फ्लुएंस की वजह से मिला था। कोट उतारते वक्त फ्रेजियर को अपनी पॉकेट में एक छोटा ऑब्जेक्ट महसूस होता है। जब वो उसे निकालता है तो हैरान रह जाता है। एक खूबसूरत सा कटा हुआ डायमंड उसकी पॉकेट में रखा होता है। फ्रेजियर मुस्कुरा देता है और तुरंत समझ जाता है बैंक में जिस आदमी से वो टकराया था वो डॉल्टन ही था। डॉल्टन ने रिस्पेक्ट और सटल जेस्चर के तौर पर ये डायमंड उसके हाथ में स्लिप कर दिया था। अब फ्रेजियर जान जाता है कि उसके पास सिल्विया के लिए प्रॉपर एंगेजमेंट रिंग बनाने का चांस है। वो डायमंड हाथ में पकड़कर मुस्कुराता है और कैमरा उसकी खुशी पर फ्रीज हो जाता है।